हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है परचम क्लासेस पे। एसएससी सीजीएल मिशन 2026 की इस सीरीज में आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सब जानते हैं एग्जामिनर इस एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और अलग अलग टाइप्स है, इसकी अलग अलग कंसेप्ट है जिसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज बता दीजिए, कई बार टी रेशो, उसके बाद आइडेंटिटीज, ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कवर होती है और सारी की सारी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगा। एक एक चीज आपको समझाऊंगा भी और साथ साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे और आखिरी में जाकर एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे सो दैट हमको आइडिया हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन जो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ही समझे तो हमको मीनिंग पता होना चाहिए। कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज तो हमको ये आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर करने क्या वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल, तो मैट्री का मतलब हो गया मेजर। तो यहां पर हम ट्राइंगल को मेजर करने वाले हैं, मतलब स्टडी ऑफ अ ट्राइंगल को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। और ट्राइंगल कौन सी? ट्राइंगल तो 6 टाइप की होती हैं। हम जो स्टडी करने वाले हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल स्टडी करने वाले हैं, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे टी रेशो, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो कहते हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ टी रेशो, आइडेंटिटीज, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज, फॉर्मूलाज और हाइट एंड डिस्टेंस। कुछ फॉर्मूले भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन कुछ +1 +2 में आते हैं। लेकिन हमारा जो सिलेबस होता है वो 10th क्लास तक लिमिटेड होता है, तो हम वहीं तक पढ़ेंगे जहां तक एग्जाम के लिए जरूरी है। शुरू करते हैं हमारा पहली टाइप ट्रिग्नोमेट्री रेशो से। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो है क्या? तो आपने नाम सुने होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सीकेंट का, कोसीकेंट का, ये सारे नाम आपने तो सुने ही होंगे। इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्री रेशो कहा जाता है। अब रेशो तो हम जानते हैं, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, दो चीजों को डिवाइड करना। तो इसका मतलब ये साइन जो है ये किसी दो चीजों को डिवाइड करके बना है। ऐसे कॉस किसी दो चीजों को डिवाइड करके बना है, टैन, सीकेंट, ये सारी चीजें किसी दो चीजों को डिवाइड करके बनी है। कौन सी दो चीजें? तो वो डिपेंड करती है हमारी ट्राइंगल के ऊपर। मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी करना। तो ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो हम जानते हैं 90 के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एक साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, एक साइड जो है वो बेस होती है। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। मेंसुरेशन में जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते थे तो ये मैटर नहीं करता था इन दोनों साइड में से कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है। बस हमको इतना पता होना चाहिए 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमको ये पता होना चाहिए कौन सी साइड परपेंडिकुलर लेनी है, कौन सी बेस लेनी है। तो वो कैसे पता लगेगा? वो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए मैंने एंगल ए की बात की, मैंने यहां पर लिख दिया साइन ए। अगर मैंने साइन ए लिख दिया तो ए के सामने वाली जो साइड होगी फिर वो मेरी परपेंडिकुलर होगी और जो तीसरी साइड बच गई वो मेरा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम जल्दी जल्दी में ये सारी चीजें पढ़ते नहीं है, स्किप कर जाते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जिस भी एंगल की बात हो रही होगी उसके सामने वाली साइड हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं यहां पर साइन सी की बात करूं, यहां पर मैं लिख दूं साइन सी, तो मैंने कौन से एंगल की बात की? सी एंगल की बात की। तो सी के सामने वाली साइड जो है मेरी क्या होगी? फिर परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है कौन सी साइड को हमने परपेंडिकुलर लेना है और कौन सी साइड को हमने बेस लेना है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है। तो साइन कॉस टैन है क्या? अगर मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की रेशो को मैंने नाम दिया हुआ है साइन का। तो ये किसकी रेशो है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो है। ऐसे ही बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं, मतलब इन दोनों की रेशो को मैंने किसका नाम दिया हुआ है? कॉस का नाम। तो बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो को मैंने कॉस का नाम दिया हुआ है। और टैन मेरा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये मेरा टैन हो जाएगा। और कॉट जो होता है वो टैन का इनवर्स होता है, ये इन तीनों के इनवर्स है।
कॉट टैन का इनवर्स होता है, सीकेंड कॉस का इनवर्स होता है और कोसिकेंड जो है मेरा साइन का इनवर्स होता है। तो अगर टैन पी बाय बी है तो कॉट क्या हो जाएगा, बी बाय पी हो जाएगा। ठीक है, कॉस अगर बी बाय एच है तो सीकेंड क्या हो जाएगा, एच बाय बी हो जाएगा। और कोसिकेंड साइन अगर पी बाय एच है तो कोसिकेंड क्या हो जाएगा, एच ओवर पी हो जाएगा। तो आपको ये तीन याद रखने हैं और उसके बाद ये याद रखना है कौन किसका इनवर्स होता है। टैन का इनवर्स कौन होता है, कॉट होता है। साइन का इनवर्स कौन होता है, कोसिकेंड होता है। और कॉस का इनवर्स कौन सा होता है, सीकेंड होता है। ठीक है, यहां तक रेशो का क्लियर है। इसको याद रखने का एक आपने स्लोगन भी पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना, ये एक स्लोगन था। पंडित मतलब पी परपेंडिकुलर, बद्री मतलब बी बेस, प्रसाद मतलब पी, हर हर बोल। तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेते थे कि सोना चांदी तोल, सोना मतलब एस से साइन हो गया, चांदी मतलब सी से कॉस हो गया, तोल मतलब टी से हमारा क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। तो एक स्लोगन है जिसको हम जिसकी हेल्प से हम इनको याद रख सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल करके हमसे क्या पूछा जा सकता है। तो हमसे यह पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए साइन सी की वैल्यू 3/4, साइन 3 की वैल्यू 3/5 है, तो आप मुझे बता दीजिए कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से मुझे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने देखना है अगर साइन सी 3/5 है तो साइन होता क्या है, तो साइन क्या रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो है। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर मेरा 3 है तो फिर हाइपोटेन्यूज मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 और 5 इसकी वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। रेशियो का मतलब मुझे इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, एक्स लगाना पड़ेगा कि ये 3x है तो ये 5x होगा, है ना। अब मुझे कॉस निकालना है, तो कॉस मेरा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मतलब परपेंडिकुलर तो मेरा हो गया 3, सी की बात हो रही है तो सी के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये तो हो गया 3, नीचे हाइपोटेन्यूज ये तो हो गया 5, और यहां पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज मुझे पता है 5 है, लेकिन बेस मेरे पास है नहीं, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। और कैसे निकाल सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लूंगा, जिसमें पता है बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और 3 4 5 ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। मैंने आपको याद करवाए थे कि 3 ट्रिपलेट आपने हमेशा याद रखने, 3 4 5 6 8 10, और उसके बाद एक और आपने याद रखना है 12 5 13। ये ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए कि अगर दो साइड आपकी बड़ी वाली 5 है और एक 3 है तो ये साइड 4 ही निकलेगी। हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर देख लीजिए बेस मेरा कितना हो गया है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। तो ऐसे केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हमारा इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए यहां पर मैं एक चीज और समझा देता हूं आपको, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूं, P ओवर H को मैं डिवाइड कर दूं B ओवर H से, तो ये क्या बन जाएगा मेरा P ओवर H, और ये ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा H ओवर B, तो ये कैंसिल होके मेरा क्या बन गया, P बाय B बन गया। P बाय B, तो P बाय B किया टैन था, ठीक है, ये टैन है। तो ये P ओवर H क्या था, साइन था। B ओवर H क्या था, कॉस था। इसका मतलब मैंने यहां साइन को किससे डिवाइड किया है, कॉस से डिवाइड किया है। तो ये भी एक चीज आपने याद रखनी है कि टैन थीटा जो हमारा होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। कि साइन टैन को हम साइन बाय कॉस भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो वो टैन के बराबर ही बन जाता है। ओके, यहां तक क्लियर है। फर्स्ट हमारा कंसेप्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो एक बार थम्स अप कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर अगले कंसेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे। डन, चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan ए हमको गिवन है, ए इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड cos ए हमको निकालना है। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कि tan ए जो है वो होता है 15/8 और ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब एक ट्राइंगल के अंदर मुझे परपेंडिकुलर दे दिया उसने 15, मुझे बेस दे दिया 8, मैं ये निकाल लूंगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखना है तो रख सकते हो। 15 8 जो होता है वो 17 बनता है। मतलब यहां पर अगर आप पाइथागोरस लगाऊंगा 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर उसका अंडर रूट करूंगा तो 225 प्लस 64, तो ये मिलके बन जाएगा 289, और 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। तो चार ट्रिपलेट आपके बन गए जो याद रखना आसान है। एक तो हो गया 3 4 और 5, एक हो गया 6 8 और 10, 12 5 और 30, और एक हमारा ये हो गया 15 8 और 17।
ठीक है, ये याद कर लीजिए चार चीजें। अगर हमारे पास आती है 15 8 आपने देखा, तो क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, सीधा 17 हो जाएगा। 12 5 देखा 13 हो जाएगा, 6 8 देखा 10 हो जाएगा, 3 4 देखा तो 5 हो जाएगा, बड़ी वाली साइड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहां से मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया कि ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। अब मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, कॉज ए निकालना है। तो कॉज ए निकालना है तो मेरा होता है बी ओवर पी, सॉरी बी ओवर एच। तो बी यहां पर कितना था 8 और एच मैंने फाइंड कर लिया है, एच कितना है 17। तो आंसर मेरे इस क्वेश्चन का हो जाएगा 8/17, ऑप्शन ए। ठीक है, 8/17। डर है जी? ओके, चलिए नेक्स्ट। कॉट एक्स हमको 2 दिया हुआ है और हमको यहां पर वैल्यू निकालनी है 2 sin x प्लस 3 cos x, 3 sin x माइनस 2 cos x। तो यहां पर मुझे दिया है cot x, cot x इज इक्वल टू 2। मैं जानता हूं cot जो होता है वो tan का इनवर्स होता है, tan होता है p बाय b, तो cot मेरा क्या होगा b बाय p। इसका मतलब b अगर 2 है तो p क्या होगा 1। फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहां पर हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे साइन के लिए क्या चाहिए p ओवर h, हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट होगी। कॉस के लिए क्या चाहिए b ओवर h, हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपने ये भी याद रखना है कि tan जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन बाय कॉस के बराबर होता है। समझाया था अभी। अगर tan साइन बाय कॉस है तो इसका मतलब फिर कॉट क्या होगा मेरा, कॉस बाय साइन होगा। अगर tan मेरा साइन बाय कॉस है, इसका मतलब कॉट उसका उल्टा होगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा। तो अगर कॉट की वैल्यू मुझे 2 दी हुई है तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, नीचे कुछ नहीं है 1। इसका मतलब अगर कॉस 2 है तो साइन क्या होगा, 1 होगा। इसको उठा के सीधा यहां पुट कर दीजिए कि अगर 2 साइन की वैल्यू क्या है 1, तो साइन की जगह 1 लिखूंगा, प्लस 3 कॉस की जगह 2 लिखूंगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, साइन की जगह क्या लिखूंगा मैं 1 लिखूंगा, और -2 कॉस की जगह क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। तो 2 + 6 ऊपर हो गया 8, नीचे 3 - 4 -1, तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है जी, डन। आई होप फर्स्ट टाइम क्लियर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है वैल्यू ऑफ टी रेशियो। आपने देखा कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो हमको याद करनी पड़ती हैं। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये कुछ वैल्यूज हमको याद करनी पड़ती हैं। अगर हमको याद नहीं है तो फिर हमको ये पता होना चाहिए कि हम इन वैल्यूज का टेबल कैसे बना सकते हैं। तो एक बार मैं आपको वो समझा देता हूं किस तरीके से टेबल बनता है, फिर उसके बाद आप उसको याद करना है तो बड़ी अच्छी बात है, याद कर लोगे तो फिर बहुत ही कमाल हो जाएगा। अदरवाइज आपको वहां टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बनाने में आपके 1-2 मिनट चले जाएंगे। तो इससे अच्छा टेबल समझ लीजिए बनता कैसे है और फिर उसको याद कर लीजिए। कैसे बनता है टेबल, सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं 0 से लेकर 4 तक, 1 2 3 और 4। फिर इन सारे नंबर को हम 4 से करते हैं डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के बाद हम इनका कर देते हैं अंडर रूट, स्क्वायर रूट कर देते हैं, बस। ठीक है, ये 3 स्टेप आपने सबसे पहले याद रखने हैं। 0 से लेके 4 तक आपको नंबर लिखने हैं, उन सबको 4 से डिवाइड करना है और उनका कर देना है अंडर रूट। यहां से हमारी वैल्यू बन जाएगी 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। तो यहां से मुझे मिल जाएगा साइन, कॉस और टेन। ठीक है, ये 3 निकाल लेता हूं क्योंकि बाकी तो मुझे पता है इनके इनवर्स ही होंगे, तो वो तो यहीं से पता कर लूंगा मैं। फिलहाल ये 3 कैसे निकलेंगे, सबसे पहले मुझे पता है ये 0/4 करूंगा तो क्या आएगा 0। इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1/4 तो 1 का अंडर रूट 1 होगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 डिवाइड बाय √2, ये मेरी 45 की वैल्यू हो जाएगी। 3 का रूट तो √3 ही रहेगा और 4 का 2 बन जाएगा, तो √3/2 ये 60 की वैल्यू हो जाएगी। और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो 1 का अंडर रूट 1 होगा। तो यहां से मुझे सारे साइन की वैल्यू मिल जाएंगी कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री मेरा 1 होता है। ये वैल्यूज आपको याद करनी है। एक बार आपने साइन बना लिया तो कॉस कैसे बनेगा, तो यहां से हम उल्टा लिख देंगे। ठीक है,
कहने का मतलब जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है कॉस की वो लास्ट वाली वैल्यू होगी, और जो इसकी लास्ट वैल्यू है कॉस की वो स्टार्टिंग वैल्यू होगी। तो इधर से लिखना शुरू कर दीजिए 1, उसके बाद क्या आएगा √3/2, उसके बाद क्या आएगा 1/√2, उसके बाद क्या आएगा 1/2, उसके बाद क्या आ जाएगा 0। तो ये मेरी हो जाएगी कॉस की वैल्यू। अब मैं निकालने वाला हूं tan की वैल्यू, और tan तो मैंने जानता ही हूं, tan क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस होता है। अगर tan साइन बाय कॉस है तो इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, 0/1 कितना आ जाएगा 0, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो √3, और 1 को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये मेरी tan की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद मान लीजिए मुझे कोसिकेंड 30 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं जानता हूं कोसिकेंड जो है वो साइन का उल्टा होता है। मैं अपने दिमाग में सोचूंगा साइन 30 की वैल्यू क्या है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसिकेंड 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से बाकी कोसिकेंड, सीकेंड और कॉट मैं निकाल लूंगा। फिलहाल मुझे ये जो वैल्यूज है ये मुझे याद रखनी है। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब ये वैल्यूज मुझे क्वेश्चन में पुट करनी है। इस तरीके से एग्जाम में मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें मुझे वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालना है। tan 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मल्टीप्लाई कोसिकेंड 30, तो कोसिकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 का उल्टा होगा। साइन 30 होता है 1/2, तो कोसिकेंड 30 क्या होगा, 2 हो जाएगा। प्लस सीकेंड 60, सीकेंड किसका इनवर्स है, कॉस का, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 होता है 1/2। अगर कॉस 60 1/2 है तो फिर सीकेंड उसका इनवर्स हो जाएगा 2/1, और कॉट 45 1, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 2 + 2 4 - 1, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन अब मैं आपको देता हूं, आपने वैल्यूज पुट करनी है और उसका आंसर बताना है। टाइम 1 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जल्दी से यहां वैल्यू पुट कीजिए और बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलने वाला है। चलिए बताइए। आपको दिया है 4 × साइन की पावर 4 30 प्लस कॉस की पावर 4 60 -3 × कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90। 2 1 ये आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और इसकी पावर 4 है, तो मुझे पावर 4 करनी पड़ेगी। प्लस कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो 1/2 की पावर 4 करनी पड़ेगी। -3 यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मुझे 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि 1 ही होगा। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/2 का स्क्वायर 1/16 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/16 -3 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा -1, 1 का स्क्वायर 1, ये मेरा बन जाएगा 2/16। तो 4 × 2/16 -3 × 1/2 -2, तो कितना बन गया 2 - 1, माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां 1/2 आ जाएगा। ओके ये मेरा कैंसिल हो गया, 4 4 16 2 1 2 2, तो वैल्यू आई 1/2 + 3/2, तो 1/2 + 3/2 मिलके बन गया 4/2, और कैंसिल होके मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो जिन जिन बच्चों ने आंसर 2 दिया है उनका आंसर एकदम राइट है, और जिन्होंने 1 दिया है वो चेक कीजिए कहां पे उन्होंने मिस्टेक की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज के ऊपर। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं। कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है, जिसमें सबसे नंबर 1 हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। नंबर 3 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं जो हमको याद करनी होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं और इन आइडेंटिटी का यूज करके ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। इन्हीं आइडेंटिटीज को आगे मॉडिफाई किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर यहीं से मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके
ये कर दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो इसी आइडेंटिटी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसको भी मॉडिफाई कर सकता हूं। मैं tan स्क्वायर को इस तरफ ले जाता हूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो मेरा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। सेम इसको भी इधर लेके जा सकता हूं कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आइडेंटिटीज आपको ये 3 याद रखनी है, इन्हीं को ही आगे मॉडिफाई करके क्वेश्चन के अंदर यूज किया जाएगा। ओके क्लियर। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से बन सकते हैं इस पे। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा ये रहा, हमको दिया है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है हमको कि थीटा कितने डिग्री का होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको सॉल्व करके देखता हूं। 2 cos स्क्वायर थीटा मुझे दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। सबसे पहले मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना मैं इस cos स्क्वायर को खत्म करके इसको भी साइन बना दूं, है ना। साइन तो बना सकता हूं इसको, क्योंकि मैंने अभी तो आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, है ना, इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब मैं कहता हूं ये सारी वैल्यूज उधर ले जाता हूं, उधर लेके जाऊंगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो प्लस का ही है, प्लस 3 साइन थीटा। ये 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मुझे लग रहा है कि ये मेरी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो मुझे फैक्टर सोचने पड़ेंगे, कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको प्लस माइनस करने से प्लस का 3 बने और उनको मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू माइनस 2 क्या बने, मेरा माइनस का 4 बने। तो साफ साफ मेरे माइंड में वो नंबर घूम रहे हैं, क्योंकि इजी से नंबर है। मुझे पता है अगर मैं -4 में से 1 को प्लस कर दूं, सॉरी मुझे यहां प्लस का 3 चाहिए, तो प्लस का 3 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके यहां पर क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने फैक्टर किस तरीके से बनाए जाते हैं वो समझे थे। 4 -1 हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको a से डिवाइड करना है। तो a क्या है मेरा, सॉरी सबसे पहले मैं फैक्टर्स लिखता हूं। दूसरा स्टेप मेरा होता है साइन चेंज करने का, कि जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस वाला है वो मेरा प्लस का हो जाता है। और फिर तीसरा स्टेप होता है a से डिवाइड करना, जो इसके साथ वैल्यू लिखी हुई है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा। अब मैं थीटा निकाल रहा हूं तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती, तो इसलिए क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, -1 से नीचे वैल्यू नहीं आती है। तो यहां पर अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये -2 हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यू बची 1/2। इसका मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पे होता है। तो इसकी जगह मैंने साइन 30 लिख दिया, साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, 30 डिग्री निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रॉपर कंसेप्ट वाइज समझा दिया किस तरीके से हम फॉर्मूले का, आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते थे। अदरवाइज हमारी थिंकिंग हमेशा यही होनी चाहिए कि मैं टाइम कैसे सेव कर सकता हूं। कभी भी थीटा निकालने वाला क्वेश्चन आ गया, आपको एग्जाम में पूछा गया है फाइंड थीटा, तो बेस्ट तरीका है ऑप्शन। मैं ऐसा ऑप्शन लगा के देखता हूं, यहां पर थीटा की वैल्यू पुट करता हूं, दोनों साइड बराबर हो जानी चाहिए। जहां दोनों साइड बराबर हो गई वही मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन उठा के देखता हूं, फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, 30 डिग्री। मैंने यहां पर थीटा की जगह 30 डिग्री रख के देखना है क्या दोनों साइड्स बराबर होती है। cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 3 sin 30। ठीक है, मैं जानता हूं cos 30 की वैल्यू होती है मेरी √3/2, तो यहां पर मैंने लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर। और दूसरी तरफ 3 साइन थीटा की वैल्यू होती है मेरी 1/2। यहां इसको ओपन किया मैंने, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इस साइड कितना आ गया, 3/2 आ गया मेरा। और ये कैंसिल होके ये भी क्या बन गया, 3/2। इट मींस मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो कभी भी एग्जाम में आपको थीटा निकालने को बोला गया है तो आप सीधा सीधा ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन उठा के पुट कीजिए और देख लीजिए कौन से ऑप्शन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल बन जाती है। ओके जी, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सीकेंड एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू 2। साइन एक्स की मुझे वैल्यू निकालनी है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन के अंदर सीकेंड एक्स
प्लस tan x देखा तो मेरे दिमाग में वो आइडेंटिटी घूमने लग पड़ी जो मैंने अभी सीखी थी। सीकेंड और tan के रिलेशन के साथ कौन सी आइडेंटिटी थी कि सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 होती है। अगर सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है तो मैं इसको कह सकता हूं ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है इसका मतलब फिर तो मैं इसको लिख सकता हूं कि a प्लस b और a माइनस b, फिर इसकी जगह मैं ये लिख ही सकता हूं सीकेंड x माइनस tan x इज इक्वल टू 1, है ना। ये लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है तो मुझे पता है सीकेंड प्लस tan की वैल्यू 2 के बराबर है, तो इसकी जगह मैं 2 लिख देता हूं, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से मेरा सीकेंड x माइनस tan x इज इक्वल टू 1/2 के बराबर आ जाएगा। ओके, सीकेंड x प्लस tan x मेरा अगर 2 है तो सीकेंड x माइनस tan x 1/2 होगा। यहां से अब एक चीज हम अपने दिमाग में रख लेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें सीकेंड प्लस tan x की वैल्यू दी हुई है तो सीकेंड माइनस tan की वैल्यू क्या होगी, उसका इनवर्स हो जाएगी। कि सीकेंड x प्लस tan x अगर 2 है तो सीकेंड x माइनस tan x क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछ लेता है कि सीकेंड x प्लस tan x 2 है तो बताओ सीकेंड x माइनस tan x क्या होगा, तो सीधा आंसर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सीकेंड x माइनस tan x ये 1/2 हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये कैंसल, 2 सीकेंड x, ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो 2 2 4 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, 2 उधर आके डिवाइड, तो यहां से मेरी सीकेंड x की वैल्यू आ गई कि सीकेंड x जो है मेरा 5/4 है। ओके, अब मैं इसको उठाकर यहां पुट कर देता हूं, कहीं पे यहां पुट करूंगा तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो tan x की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि यहीं से अगर मुझे tan x निकालना है, सोचिए अगर यहीं से मुझे tan x निकालना होता तो मैं इनको माइनस कर देता, माइनस करता तो ये मेरा कैंसिल हो जाता, ये 2 tan x बनता और ये इधर माइनस होता, 2 2 4 माइनस 1 3/2, और यहां पर 2 आता, 2 इधर आके डिवाइड होता तो वैल्यू क्या बन जाती 3/4, तो ये सीकेंड x की वैल्यू आ गई, ये tan x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब tan मैं जानता हूं, tan क्या होता है, tan होता है साइन बाय कॉस, क्योंकि मुझे यहां से साइन निकालना है तो साइन मुझे इसी में दिख रहा है बस, साइन बाय कॉस मेरा 5/4 हो गया, कॉस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और कॉस x की वैल्यू क्या है, सीकेंड x अगर ये है तो कॉस x क्या होगा, तो कॉस x मेरा इसका इनवर्स हो जाएगा 4/5, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब मैं 5/4 इंटू, सॉरी ये 3/4 है, 1 सेकेंड, यहां पर 3/4 है ना, ये 3/4 था तो यहां पर अब 3/4 आएगा, 3/4 ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 यहां से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन निकालना, ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर क्लियर है, सब कुछ ओके है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता दीजिए क्या होगा, जिसमें साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको दी है, आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए की वैल्यू आपको पता करनी है। चलिए जल्दी से बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए जी क्या होगा। 1, बहुत से आंसर बच्चे 1 आंसर दे रहे हैं, चलिए चेक करते हैं, आंसर 1 कह रहे हैं बहुत से बच्चे, चेक कर लेते हैं 1 आएगा कि नहीं। सबसे पहली चीज साइन स्क्वायर को इधर ले जाता हूं, तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मुझे पता है किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन ए के बराबर, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको मैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि पावर 4 है। अगर कॉस स्क्वायर ए जो है मेरा साइन के बराबर है तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन ए प्लस इसकी वैल्यू भी क्या है साइन, तो साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यही तो वैल्यू मुझे गिवन थी, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी इसके बराबर ही बनी, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी मेरी 1 ही आ जाएगी। अगर ये 1 है तो फिर ये भी मेरा क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, चलिए तो आइडेंटिटीज भी हमने कवर कर ली है क्योंकि आपको पता है एग्जाम पास में आ रहा है, तो हम उस तरीके से ये लेक्चर तैयार कर रहे हैं सो दैट आपका कुछ मिस भी ना हो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी एक बार रिकॉल हो जाए, तो उसी हिसाब से हमने ये लेक्चर डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर सारी चीजें कवर कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यूज ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, क्या आएगी,
जैसे ही मैंने 6 देखा, 6 देखकर मुझे समझ में आया कि यहां पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं क्यूब का, कि मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब कर देता हूं, और साथ में इस वैल्यू को एज इट इज लिख देता हूं। यहां तक हो गया। जैसे मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखा, तो मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं यहां लिख रहा हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या बी स्क्वायर को पहले लिख के माइनस ए बी लिख सकते हैं। यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं हम ए प्लस बी, तो ए मेरा साइन स्क्वायर थीटा है और बी मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है। ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो ए मेरा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन की पावर 4 थीटा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी मतलब कॉस की पावर 4 थीटा, और माइनस ए बी साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, और बाहर मुझे दिया हुआ है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डन यहां तक। अब मैं जाता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, तो ये तो मेरा खत्म होके 1 बन गया यहां पर। अब फिर से यहां पर अब मुझे इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर इसका फॉर्मूला लगाना है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसका फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करता हूं। तो ए स्क्वायर मेरा यहां पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a कितना है मेरा? साइन स्क्वायर थीटा, और b मेरा कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा। डन, ये हो गया। और बाहर मेरा क्या दिया हुआ है? इसको ब्रैकेट को ऐसे मैं क्लोज करूं, और बाहर मुझे दिया हुआ है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर मैंने ये -2 फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन मैंने देखा यहां पर ये भी वैल्यू थी, तो इसको भी तो मुझे लिखना पड़ेगा, तो इसके साथ में मुझे ये भी लिखना पड़ेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। डन हो गया। इसकी वैल्यू तो हो गई 1। देखिए, तो ये 1 आ गया, -2 और 1 कितने हो गए? 3। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर कितना है मेरा? प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्लस और माइनस ये आपस में हो गए कैंसल, तो मेरे पास मेरा आंसर क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, तो सिर्फ चीजों को याद करने से बात नहीं बनेगी, उनको याद करने के बाद उनको अप्लाई कहां करना है और किस तरीके से करना है, ये भी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। ओके, सही है जी। चलिए, सही है, आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट है हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो। तो मैं कुछ चीजें आपको पहले समझा दूं, अगर आपको नहीं पता है जल्दी जल्दी से मैं आपको वो रिकॉल करवा देता हूं कि अगर मैं बात करूं मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम इनकी अगर मैं बात करूं, तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कुछ चीजें, कि साइन थीटा कुछ भी आप डिग्री रख लीजिए, 45 30 60, सबसे बड़ी वैल्यू अगर साइन थीटा में कोई मिलेगी तो 1 मिलेगी, सबसे छोटी वैल्यू अगर कोई मिलेगी तो -1 मिलेगी। सिमिलरली कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम क्या होगी? -1 होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो 1 ही होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अब आप सोचोगे अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं तो +1 हो जाएगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम भी 1 हो, मिनिमम भी -1 हो, मिनिमम भी 1 हो? वो पॉसिबल नहीं है। तो स्क्वायर के केस में जो मिनिमम हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 भी तो आएगा बीच में। मैं जानता हूं साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो साइन स्क्वायर 0 करूंगा तो वो 0 ही बनेगा ना, इसलिए मिनिमम क्या हो जाएगी? स्क्वायर के केस में 0 हो जाएगी। अब मैं बात करूं कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम 1 और मिनिमम क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, टैन स्क्वायर की होती नहीं है, क्योंकि उसमें इन्फिनिटी भी आता है, तो उसके टैन और कॉट की नहीं पूछी जाती, इन्हीं की ही पूछी जाती है। साइन कॉस, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। एक चीज और समझा दूं मैं आपको, मान लो यहीं पर एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपसे पूछा 2 प्लस साइन थीटा, मुझे आप इसकी क्या बता दो? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों बता दो।
मैंने आपसे ये क्वेश्चन दिया कि 2 प्लस साइन थीटा की मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब आपने देखा अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो मैं जानता हूं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2 प्लस 1 मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो 2 माइनस 1 तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 माइनस 1 1। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे यहां ये पूछ लूं कि 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मुझे मैक्सिमम बता दो और इसकी मुझे मिनिमम बता दो। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना कि 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की मैंने आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर मुझे मैक्सिमम निकालनी है तो मैं यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा 1, तो मेरी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मुझे मिनिमम निकालनी है तो मैं जानता हूं 2 और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, तो वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से अगर मैं इसको देखूं, यार ये तो बात ही गलत हो गई, उल्टा चीज हो गई। ये तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम 2 है। ऐसे कैसे हो सकता है, 1 और 2 में से अगर मुझे किसी को मैक्सिमम चुनना हो तो मैं तो 2 को चुनूंगा ना, 1 को थोड़ी चुनूंगा। ऐसे ही अगर मुझे मिनिमम चुनना होगा तो मैं 1 को चुनूंगा, 2 को थोड़ी चुनूंगा। तो फिर इसका मतलब हो गया, यहां पे मुझे एक और चीज समझनी पड़ेगी, कभी भी अगर पीछे साइन माइनस का लगा हुआ है, अगर पीछे साइन जो है वो माइनस का लगा हुआ है, तो फिर मैक्सिमम के केस में मुझे जो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वो मिनिमम पुट करनी पड़ेगी, और मिनिमम के केस में मुझे जो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वो मैक्सिमम पुट करनी पड़ेगी। समझे, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे सिंपली ऐसे ही पूछ लेता हूं कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बता दो, सिंपल मैंने यही पूछ लिया, तो मैक्सिमम निकालनी है तो आप सोचोगे ठीक है मैं यहां पर मैक्सिमम पुट कर देता हूं, मैक्सिमम होती है 1। अगर मैंने यहां 1 पुट किया, पीछे माइनस लगा हुआ है तो -1 बन गया। मैं आपसे पूछूं इसकी मिनिमम बता दो तो आप बोलोगे मिनिमम 0 होती है, तो मैंने 0 पुट कर दिया। अब आप मुझे बताओ 0 और -1 में से बड़ा कौन है, 0 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो छोटी होगी इससे। इसका मतलब ये मैक्सिमम थोड़ी हो सकता है, मैक्सिमम तो फिर ये हुआ, मिनिमम ये हुआ। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, कभी भी पीछे माइनस लगा हुआ है तो माइनस के केस में अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो वैल्यू आप मिनिमम पुट करोगे, और अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो वैल्यू आप मैक्सिमम पुट करोगे। ठीक है, जल्दी जल्दी में एग्जाम में हम ये चीजें छोड़ के चले जाते हैं। अगर लास्ट टाइम पे हम ये चीजें रिवाइज कर रहे हैं ना, तो फिर ये सब चीजों के हम अब से स्किप हो जाती है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और वहां हम गलती करके चले जाते हैं। तो इसलिए हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है। चलो कुछ और चीजें, एक और दो चीजें मैं यहां पे आपको कवर करवा दूं। एक दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए। सबसे पहला, कभी भी आपसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने को कहा गया है, तो आपने फॉर्मूला लगाना है प्लस माइनस √a² प्लस b²। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने याद रखना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के केस में ही। ठीक है, प्लस माइनस मतलब अगर मैक्सिमम पूछा है तो वैल्यू प्लस की होगी, मिनिमम पूछा तो वैल्यू माइनस की होगी। ए और बी क्या है, जो इसके साथ नंबर लगे होंगे, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 1 होगा। ओके, तो ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो 1² प्लस 1² तो वो हो जाएगा 2। तो √2 ये मेरी मैक्सिमम होगी, माइनस √2 ये मेरी मिनिमम होगी। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, और वो 3 आइडेंटिटीज के केस में याद रखना है। सबसे पहला, साइन थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस सीकेंट थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। इन तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, इन तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और ऐसे केस में हमेशा हमसे मिनिमम वैल्यू ही पूछी जाती है, कभी भी मैक्सिमम नहीं पूछी जाएगी। और ये केस याद रखना बहुत आसान है, ये एक दूसरे के इनवर्स है, कि साइन साइन का इनवर्स कॉसिकेंट, कॉस कॉस का इनवर्स सीकेंट, टैन टैन का इनवर्स कॉट। कभी भी ऐसे रिलेशन में आपसे पूछा गया है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, तो उसका फॉर्मूला आपने याद रखना है 2√ab, बस। ठीक है, ए और बी आप जानते ही हो, यहां 1 यहां 1, तो 1 × 1 1 हुआ, तो 1 को 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, तो 1 × 2 2, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2√ab किन के लिए है, जो इनवर्स आइडेंटिटीज वाले हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है, प्लस माइनस √a² प्लस b²। ओके, चलिए
अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 7 sin थीटा 24 cos थीटा। आ गई कौन सी आइडेंटिटी आ गई हमारी? साइन थीटा और cos थीटा वाली। तो अगर ये आइडेंटिटी हमारी आएगी तो हम जानते हैं क्या वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम। तो अगर मुझे मैक्सिमम निकालनी है तो वैल्यू पॉजिटिव की होगी और फॉर्मूला होगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ए की वैल्यू यहां पर कितनी है 7, तो 7 का स्क्र और बी की वैल्यू 24 का स्क्र। तो 7 का स्क्र 49, 24 का स्क्र 576, दोनों को प्लस करके वैल्यू बनेगी 625 और 625 किसका स्क्र है 25 का। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम का। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा। 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं यहां पर सोचता हूं ठीक है साइन स्क्वायर की क्या निकालनी है, मिनिमम निकालनी है, तो मिनिमम पुट कर देते हैं 0, यहां पुट कर देते हैं 0, 0 प्लस 0 तो 0 हो गया। नहीं, कभी भी आप दो अलग अलग टर्म की मैक्सिमम मिनिमम नहीं पुट कर सकते। कहने का मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं साइन स्क्वायर की भी पुट कर दूं और कॉस स्क्वायर की भी पुट कर दूं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो थीटा है ये तो सेम है। अगर साइन थीटा मुझे मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है तो वो साइन 90 डिग्री पे देता है। कॉस थीटा अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है तो वो कॉस 0 डिग्री पे देता है। इसका मतलब ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अलग अलग थीटा पे देते हैं, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में तो थीटा सेम रखना है मुझे, इसलिए मैं यहां पर दोनों की अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू नहीं पुट कर सकता हूं। मुझे इन दोनों में से किसी एक को खत्म करके सिंगल आइडेंटिटी में लेकर आना पड़ेगा, सिंगल टर्म में लेके आना पड़ेगा। कहने का मतलब है मैं क्या करूंगा यहां पर 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 इस cos स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। पहले सबसे पहले मैं इनको खत्म करूंगा, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, जो भी आंसर आएगा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 टू 1 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये मेरा हो गया 16 और ये 16 में से 9 गए, कितना आ जाएगा 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरी एक सिंगल आइडेंटिटी बची है, अब यहां पर वैल्यू पुट करूंगा और मैं जानता हूं, क्या जानता हूं मैं ये जानता हूं कि अगर पीछे साइन माइनस का हो तो मुझे वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, मिनिमम के केस में मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है? 1 सेकेंड, क्वेश्चन ठीक लिखा है मैंने, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, क्वेश्चन तो एकदम ठीक लिखा है, 9 साइन स्क्वायर थीटा 16 माइनस 16। ठीक है जी, 16 16 में से 9 गया तो 7 ही आएगा। हाँ ठीक है, 7 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सही है, ठीक है, तो 16 माइनस 7, हाँ ठीक है, 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना कि अब मैं जानता हूं मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है मिनिमम। अगर मुझे मिनिमम निकालनी है तो मुझे यहां क्या पुट करना पड़ेगा, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम पुट करना पड़ेगा? क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां मैंने पुट कर दी 1, तो 16 माइनस 7, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? कभी भी आप दो अलग अलग चीजों की मैक्सिमम मिनिमम नहीं पुट कर सकते, इनको पहले एक टर्म में लेके आना, जब एक टर्म में आ जाएगा फिर पुट करना है। अगर इसके पीछे माइनस लगा हुआ है तो फिर उल्टा, अगर मुझे वैल्यू मिनिमम निकालनी है तो पुट मैक्सिमम करूंगा, अगर मुझे मैक्सिमम निकालनी होती तो पुट मिनिमम करता। ठीक है, यहीं पे मुझे कंफ्यूजन आई थी थोड़ी बहुत कि मैंने जल्दी जल्दी में 0 सोच लिया था, और 0 अगर मैं सोच लेता तो फिर आंसर 16 बनता है ना, 16 आंसर नहीं होगा। 1 पुट करेगा, सॉरी 1 पुट करूंगा, हाँ मैंने ऐड कर दिया था, 16 प्लस 7 23 सोच लिया था, तो वो ऑप्शन में नहीं था। ओके जी, क्लियर है? चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 6 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे ही मैंने 6 देखा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो मैं जानता हूं यहां पर मुझे क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा क्यूब? कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अभी पढ़कर आए थे, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस 4 की पावर 4 थीटा,
और फिर माइनस ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं जानता हूं इनकी मैक्सिमम मिनिमम मैं नहीं पुट कर सकता जब तक मैं इनको सिंगल टर्म में नहीं लेकर आऊंगा। उसके लिए सबसे पहली चीज मेरे माइंड में आई फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो ये तो 1 बन गया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा। इसका फॉर्मूला मैंने अभी लगाया था थोड़ी देर पहले कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मैं कर दूंगा होल स्क्वायर। अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो बाहर मुझे -2 ए बी लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके साथ माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी है। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी हो गई 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 माइनस ये मेरा बन गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर वही चीज कि साइन और कॉस की वैल्यू नहीं पुट कर सकता मैं जब तक सिंगल में नहीं आएगा, तो इसमें से किसी एक को खत्म कर देते हैं। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया। अब ये साइन बन गया है, जब ये साइन बन गया है तो अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर मैक्सिमम निकालनी है, पीछे क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, अगर पीछे माइनस लगा हुआ है तो मैक्सिमम के केस में यहां मैं क्या पुट करूंगा मिनिमम पुट करूंगा। और मैं जानता हूं साइन स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर मैंने इसकी जगह 0 लिख दिया तो 0 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 0 बना देगा, तो 1 माइनस 0, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें तो हमको दिमाग में रखनी है कि किसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज हमको कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड उनको करना पड़ेगा। ओके जी, तो मैक्सिमम मिनिमम भी हो गया। अगले कंसेप्ट के ऊपर बढ़े। चलिए, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हमको, ये भी देख लेते हैं। इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा ना, हमने पढ़ा हुआ है कि देखो साइन स्क्वायर है और कोसेकेंट स्क्वायर है, साइन स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर का अभी मैंने पढ़ा था क्या फॉर्मूला था, अगर ये दोनों इनवर्स है तो 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए बी, है ना। अब पता नहीं मैंने वहां पर स्क्वायर लगाया था नहीं लगाया था, थोड़ा बहुत मुझे कंफ्यूजन हो रही है, तो आप भी स्क्वायर लगा लेना। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये इनका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका इनवर्स कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके आगे फिर हमारा अगर लिखेंगे कॉस, तो कॉस का इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका इनवर्स सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनका फॉर्मूला है, स्क्वायर वालों का फॉर्मूला है, सिंगल वालों का नहीं, स्क्वायर वालों का फॉर्मूला है 2 अंडर रूट ए बी, तो 2 और ए बी क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, तो वैल्यू हो जाएगी 2 रूट 6। ठीक है जी, चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। दो चीजें और समझनी हमको, फॉर्मूला और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस। फॉर्मूले की बात करें तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, सारे फॉर्मूले नहीं, ये कुछ फॉर्मूले कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, प्लस का अगर यहां प्लस है साइन वाले केस में तो यहां भी प्लस आता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस में उल्टा चलता है, कॉस में यहां प्लस है यहां माइनस हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसे टैन का फॉर्मूला टैन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है कि ऊपर तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, टैन ए प्लस टैन बी, नीचे 1 माइनस टैन ए टैन बी हो जाएगा। यहां प्लस है तो यहां नीचे माइनस आएगा, और यहां अगर माइनस है तो ऊपर तो माइनस का ही रहेगा टैन ए माइनस टैन बी, लेकिन नीचे प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टैन ए टैन बी। ठीक है जी, डन। चलिए, फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो। अब स्टैंडर्ड वैल्यूज में 75 तो मैंने नहीं पढ़ा था। अगर 75 नहीं पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था 0, 30, 45, 60, 90 ये वैल्यूज पढ़ी थी। तो मैं इसको क्या करूंगा ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करूंगा जिसकी वैल्यू मैंने पढ़ी हुई है, जिसकी वैल्यू मुझे याद है। मैं जानता हूं साइन 75 को मैं क्या लिख सकता हूं 30 प्लस 45 लिख सकता हूं, 75 ही बनेगा। तो यहां मेरा साइन ए प्लस बी बन गया, तो साइन ए प्लस बी बन गया तो उसका फॉर्मूला लगा दूंगा साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कॉस ए साइन बी। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहां वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। दोनों के नीचे 2√2 हो गया, ऊपर हमारा ये 1 बन गया, ये √3 बन गया, तो बस ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइड बाय 2√2।
ओके, इस तरीके से फॉर्मूले के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बस ऐसे ही आपको दे देगा 135 निकाल दो, है ना, 135 फिर 90 प्लस 45 कर लेंगे, वहां से फॉर्मूला लगा देंगे हम। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के भी एक दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहां पर आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का भी इस्तेमाल होगा, यहां पर आपका वैल्यू का भी इस्तेमाल होगा। समझते हैं क्वेश्चन को एक बार, 1 सेकेंड। तो हाइट एंड डिस्टेंस में दो टर्म तो आपको पता होंगी, एक होती है एलिवेशन और एक होती है डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीजें होती है। एलिवेशन क्या होता है, अगर हम नीचे से खड़े होकर ऊपर देख रहे हैं और फिर यहीं से सामने देखा, तो यहां पर जो एंगल बना ये थीटा, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, एक पॉइंट से ऊपर उसी पॉइंट से सामने। डिप्रेशन क्या होता है, एक पॉइंट से हमने नीचे देखा, यहीं से सामने देखा, तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है और बाद में ये इसके इक्वल हो जाता है अल्टरनेट एंगल के कारण। तो फिर ये एंगल यहां आ जाएगा, तो यहां पर हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर देखते हैं। तो देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, हमको कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। तो एलिवेशन मैंने बताया आपको क्या होता है, और कहां से देख रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एक टावर है, उसके फुट से 40 मीटर दूर यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया है टॉप ऑफ टावर पे, और एंगल बनाया गया है 30 डिग्री का। हमको इस टावर की हाइट पूछी गई है, हाइट क्या होगी। अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा मुझे कौन सी साइड निकालनी है ट्राइंगल की, और कौन सी साइड मुझे गिवन है। ये साइड मुझे निकालनी है, इस एंगल का मैं यूज करूंगा, तो इस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन किस में होता है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होता है, tan में होता है। तो इसका मतलब मुझे यहां पर tan का यूज करना पड़ेगा, और एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर मुझे निकालना है जो कि h है, और बेस जो है वो मुझे दिया हुआ है 40। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h बाय 40, और यहां से मैं 40 को जो है वो इधर ले जाऊंगा, और h की वैल्यू आ जाएगी मेरी 40/√3। अब इसको रैशनलाइज करना है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन एज इट इज ऑप्शन मुझे गिवन है यहां पर, तो इसको यहीं तक रहने दूंगा। तो आंसर मेरा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, डन है जी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ऑब्जर्वर वाला। आपको बोला एन ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर टॉल है, स्टैंडिंग 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा है वो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स आई, जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों से चिमनी के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो 45 डिग्री का बना। हमको बताना है उस चिमनी की हाइट कितनी है। चलिए, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट हमको दी है 1.5। ठीक है, एक चिमनी है, ये एक चिमनी है, यहां से 28.5 मीटर दूर जो है वो ऑब्जर्वर खड़ा है, और इसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बना है यहां पर 45 डिग्री का। ठीक है, मैं जानता हूं एलिवेशन कैसे बनता है, एक बार यहीं से ऊपर देखा, यहीं से सामने देखा। अब मुझे इस चिमनी की हाइट पता करनी है, इसकी हाइट क्या होगी। मैं जानता हूं कि ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 होगा। ये 1.5 है, तो यहां तक ये भी 1.5 होगा। मुझे बस इसकी हाइट पता करनी है, इसकी हाइट क्या होगी। तो मैं फिर इसी को क्या करता हूं, h मानता हूं। अगर ये वाली ट्राइंगल पिक करूं, मैं जानता हूं इस एंगल का यूज करूंगा, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा। तो फिर से परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होगा, tan में। तो एंगल कितना है, 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस मुझे दिया है 28.5। 45 की वैल्यू 1 होती है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो h की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 28.5 आ जाएगी। ओके, तो ये 28.5 हो गया। मुझे पूरी चिमनी की हाइट निकालनी है। अगर पूरी चिमनी की हाइट निकालनी है, यहां तक 28.5 है, तो नीचे कितनी है, 1.5। तो इसमें 1.5 मैं ऐड कर दूंगा, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कि हाइट ऑफ चिमनी जो है वो 30 मीटर, या कुछ भी हम मीटर में दिया हुआ, तो 30 मीटर, ऑप्शन बी ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, डन। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, दो तीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सो दैट हमको आइडिया हो जाए कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है।
सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 हमको दिया हुआ है, हमको यहां पर tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही मैं रूट वाली वैल्यू देखता हूं तो मेरे दिमाग में सीधी एक चीज आती है कि रूट खत्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, स्क्वायर कर सकता हूं। तो चलिए एक बार पहले वो करके देखते हैं कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, रूट को तो खत्म करूं पहले मैं। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो इस तरफ तो मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और दूसरी तरफ √2 का स्क्वायर बन जाएगा। यहां बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab और √2 का स्क्वायर हो गया 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मैं जानता हूं, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 होते जाके माइनस होगा तो ये मेरा आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये मेरा 1 हो गया। अब यहां पर आपको एक और आइडेंटिटी याद रखनी है जो यूज होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा जो है वो मेरा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो इसकी जगह पर मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूं, फिर तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं साइन 2 थीटा। अगर मैंने इसकी जगह साइन 2 थीटा लिख दिया, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। तो 1 कब होता है साइन के ऊपर, साइन 90 डिग्री पे, तो साइन 90 डिग्री में इसकी जगह लिख सकता हूं। यहां से साइन और साइन मेरा हो गया कैंसिल, 2 थीटा मेरा 90 के बराबर आ गया, 90 को 2 से डिवाइड किया तो मेरी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई। जब मुझे थीटा ही पता चल चुका है तो फिर मैं टैन थीटा भी तो निकाल ही सकता हूं। तो टैन थीटा मतलब टैन 45 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये रहा मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो चीज पहले दिमाग में आती है वो कर लेनी है। √2 हटाना है तो स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, उसके बाद फिर मैंने सोचा अब आगे क्या कर सकता हूं। तो आगे आगे बढ़ते जाओगे तो अपने आप चीजें समझ में आती रहेंगी। सबसे जो मुश्किल काम होता है, सबसे बड़ा काम पहला स्टेप उठाना होता है। एक बार आपने पहला स्टेप उठा लिया उसके बाद रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ, तो यहां पर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये देखकर मुझे समझ में आ रहा है क्या करना है। सबसे पहला काम तो मुझे एलसीएम लेने का ही करना पड़ेगा, तो इनका मैं एलसीएम लेता हूं। साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा, जब एलसीएम लूंगा तो ये वैल्यू इससे कैंसिल होकर ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि बनेगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर का थीटा प्लस 2ab, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया मेरा, 1 बन गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 इधर भी है 2 इधर भी है तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर मेरा क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा और नीचे भी मेरा क्या है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये मेरा क्या हो जाएगा कैंसल। और 1 बाय साइन को क्या मैं लिख सकता हूं कोसेकेंट थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि उसी का तो इनवर्स है और ऑप्शन में मुझे ये दिया हुआ है बी ऑप्शन 2 कोसेकेंट थीटा। ठीक है, तो यहां पर हमें आइडेंटिटी का यूज करना था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली। ओके जी, चलिए बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा tan 1 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और जिन्होंने एग्जाम दिया है वो तो जानते ही होंगे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 होगा। अब क्यों 1 होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। क्या मैं tan 1 डिग्री को लिख सकता हूं tan 90 माइनस 89, 1 ही बचेगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा जो मेरा होता है वो कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा, थीटा कितना है 89। ठीक है, अगर आपको नहीं पता मैं जल्दी से आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं कि हम जानते हैं एक सर्कल के 4 पार्ट होते हैं जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल रहता है वो यहां से 0 से शुरू होकर कहां तक जाता है 90 तक जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, 90 से कम होगा। आगे जाऊंगा तो एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा लेकिन 90 से बड़ा हो जाएगा, सॉरी 90 से बड़ा होगा, 1 सेकेंड, कि यहां से आगे जाऊंगा तो एंगल मेरा 90 से बड़ा हो जाएगा, 90 प्लस थीटा होगा, लेकिन 180 से छोटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। इसके आगे जाऊंगा तो एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा लेकिन 270 से छोटा होगा।
इसके आगे जाऊंगा तो 270 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। तो हमको सबसे पहली चीज ये माइंड में रखनी पड़ती है, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है। ओके, अब हमको क्या याद रखना है कि यहां पर होता है हमारा ऑल, यहां पर हमारा होता है साइन और साइन का इनवर्स कॉसिकेंट, यहां पर हमारा होता है टैन और टैन का इनवर्स कॉट, और यहां पर हमारा होता है कॉस और कॉस का इनवर्स सीकेंट। अब ये क्या चीजें हैं, ये है साइन, ये हमको साइन बताएगा। कोई भी चीज अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कोई भी चीज अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी तो वो चीज अगर साइन और साइन का इनवर्स है तो वो पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। मैं अगर आपको समझाऊं एक छोटी सी चीज, सिर्फ साइन का समझाता हूं, कि मान लीजिए मैंने लिख दिया कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो मैंने सबसे पहले सोचना है 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। तो आप देखोगे सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन, साइन और साइन का इनवर्स, लेकिन ये क्या है, कॉस। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू निकलने वाली है वो माइनस में आने वाली है, ये पॉजिटिव में नहीं आने वाली। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा था। इसको याद रखने का एक तरीका भी होता है, एक स्लोगन होता है, ऑल से मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये एक स्लोगन होता है इसको याद करने का, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक, ए से हो गया ऑल, एस से हो गया साइन, टी से हो गया टैन और सी से हो गया कॉस। ठीक है, जो भी चीज लिखी है उसका इनवर्स भी इसके साथ में ही चलेगा, टैन का इनवर्स, कॉस का इनवर्स, साइन का इनवर्स। अब आते हैं कन्वर्ट करने के ऊपर, कि जो भी चीज 90 और 270 के साथ में आएगी वो चेंज हो जाएगी, जो भी चीज 180 और 360 के साथ में आएगी वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर मुझे साइन दिया हुआ है तो साइन चेंज होकर कॉस बन जाएगा, अगर मुझे कॉस दिया हुआ है कॉस चेंज होकर साइन बनेगा, अगर मुझे टैन दिया हुआ है टैन चेंज होकर कॉट बनेगा, और मुझे कॉट दिया हुआ है तो कॉट चेंज होकर टैन बनेगा, अगर मुझे सीकेंड दिया हुआ है सीकेंड चेंज होकर कॉसिकेंड बनेगा, और कॉसिकेंड दिया हुआ है तो कॉसिकेंड चेंज होकर सीकेंड बनेगा। ठीक है, ये चीजें कन्वर्ट होंगी, साइन कॉस बनता है, कॉस साइन बनता है, टैन कॉट बनता है, कॉट टैन बनता है, सीकेंड कॉसिकेंड, कॉसिकेंड सीकेंड, लेकिन बनता कब है, जब वो 90 और 270 के साथ में आएगा। अब मैं आपको प्रॉपर एक एग्जांपल से समझाता हूं, कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा सेम यही चीज, कॉस 90 प्लस थीटा। सबसे पहला काम मेरा ये होना चाहिए, क्या ये वैल्यू कन्वर्ट होगी, तो मैंने देखा 90 के साथ में आ गई, तो यस कन्वर्ट होगी। इसका मतलब कॉस का मेरा क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और साथ में थीटा। अब मुझे सोचना है क्या ये प्लस की होगी कि माइनस की होगी, तो मैं देखूंगा कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, ये 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब एस, तो एस तो यहां तो एस तो नहीं है, यहां सी है, मतलब कॉस है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है, चलो सही है। अब हम यहां पर आते हैं, कॉट 90 माइनस 89 को, टैन 90 माइनस 89 को मैंने इसलिए कॉट लिखा है क्योंकि 90 के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा, टैन का कॉट बन जाएगा, और 90 माइनस थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में सारे प्लस के रहते हैं तो इसकी वैल्यू भी प्लस की रहेगी, तो ये कॉट 89 आखिरी में टैन 89, ये दोनों तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे आगे 88 बनेगा, लास्ट में 88 होगा, सारे नंबर मेरे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक मिडल टर्म बचती है, और मिडल में मेरा क्या आता है, tan 45 डिग्री आता है, और 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए मेरे इस क्वेश्चन का आंसर 1 होता है। ठीक है, तो अब आपको बस ये याद रखना है, tan वाले केस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर 1 होगा, और अगर साइन साइन वाले केस में आ जाए, साइन वाले में या कॉस वाले केस में आ जाए, कॉस वाले केस में, तो उस केस में आपका जो आंसर होगा वो 0 होगा। ठीक है, टैन वाले केस में ज्यादातर टैन वाला ही पूछते हैं, टैन वाले और कॉट वाले केस में आंसर हमेशा 1 होगा, साइन और कॉस वाले में आंसर 0 होगा। क्यों, क्योंकि साइन कन्वर्ट होकर कॉस बनता है, और कॉस और साइन आपस में कैंसिल थोड़ी होंगे, यहां टैन और कॉट तो एक दूसरे का इनवर्स होते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन साइन और कॉस एक दूसरे का इनवर्स नहीं होते, इसलिए ये आपस में कैंसिल नहीं होते। ऐसे केस में क्वेश्चन अगर देगा तो वो ऐसा देगा जिससे वैल्यू आपकी 0 बन जाए, या तो इसको शुरू करेगा साइन 0 डिग्री से क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है, या फिर आखिर में दे देगा साइन 180 तक लेके जाओ, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। ओके,
क्लियर है जी। तो चलिए यहां तक हमने जो है अपने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट टाइप जो भी ट्रिग्नोमेट्री की हो सकती है एक सेशन के अंदर कवर करने की कोशिश की है। टाइम लिमिटेड है तो हम एकदम बेसिक में तो जा नहीं सकते, क्योंकि बेसिक में जाएंगे तो कम से कम 10-12 क्लासेस चाहिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कवर करने के लिए। और अगर आपका बेसिक इतना अच्छा नहीं है और आप बेसिक सीखना चाहते हो तो भैया आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी कॉम्प्रिहेंसिव नाम से एक बैच जो है वो हमने शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर एसएससी एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यह है लाइफ टाइम वैलिडिटी, कि एक बार अगर आप एनरोलमेंट करोगे, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप क्लासेस लगा सकते हो। लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती है, बड़ी नॉमिनल फीस के साथ मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेलवे की, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सेपरेट बैच है सेम फैसिलिटी के साथ। दोनों का कॉम्बो बैच भी है, दोनों की तैयारी करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है आपका मैथ रीजनिंग एकदम अच्छा है, जनरल अवेयरनेस करनी है, तो उसके लिए भी सेपरेट बैच हमारे पास है। करना क्या है कि अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, और एप्पल वाले ये स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।